छोटू और ढोलू जुड़वा भाई थे। पूरे सनक गांव में कोई नहीं पता लगा सकता था कि उन दोनों में अंतर क्या है। दोनों साथ में स्कूल जाते, साथ ही खेलते थे। उन दोनों के माँ बापू शहर में रहते थे। उन्होंने दोनों को उनके दादा के घर पर छोड़ दिया था। उनके दादा दोनों की करतूतों को अच्छी तरह जानते थे। दोनों बहुत ही बदमाश थे। आए दिन स्कूल की मास्टरनी उनकी शिकायत करती रहती थी। पूरा गांव उनकी शरारतों से बहुत ही ज़्यादा दुखी था। कभी वो किसी के पानी के मटके फोड़ जाते या कभी किसी के अचार के मर्तबान तोड़ाते। ढोलू को अचार खाने का बहुत शौक था और उसको आम का अचार सबसे अच्छा लगता था, और छोटू को जलेबी। दोनों आए दिन लोगों के घरों से आम का अचार और बब्बन हलवाई की दुकान से जलेबियां चोरी करके ले आते। सारे गांव वाले उनकी शिकायत सीधे दादा से करते। दादा अपने पोतों पर कभी हाथ नहीं उठाते थे, सीधे डंडे से सुताई करते थे। उसके बाद दोनों भाई के मुंह से एक हफ्ते तक सिर्फ आह आह करहाने की आवाज़ ही आती थी। जब भी दोनों की पिटाई होती, पूरे गांव वालों को ये नज़ारा देखने में बड़ा मज़ा आता था। और जब कभी दोनों पिटाई के बाद भी अपने कारनामे कबूल नहीं करते थे, तो दद्दू उन्हें अपने हाथों से बनाया एक रसायन, जिसकी एक बूंद पीकर लोग सच उगल देते हैं, उनके मुंह में डाल देते थे। दद्दू ऐसे बहुत सारे नुस्खे जानते थे जिससे सब उनको जादूगर दद्दू बोलते थे। एक बार तो उन्होंने किसी आदमी के सिर पर लगी गहरी चोट को भी ठीक कर दिया था। सब उनका बहुत सम्मान करते थे। छोटू और ढोलू भी उनके आगे भीगी बिल्ली बन जाते थे। एक दिन जब ढोलू और छोटू ने मास्टरनी के कुर्सी के नीचे पटाखा लगा दिया, तो दद्दू ने उन दोनों को चारपाई से बांध दिया और फिर जैसे कपड़ों को धोते समय उन्हें पत्थर पर जोर जोर से मारा जाता है, वैसे ही झाड़ू लेकर उन्हें धो डाला। ये देखकर सबको बुरा भी लगा, लेकिन जब झाड़ू जैसी बनी मास्टरनी की हालत देखी तो सबको दद्दू का ये सबक बड़ा पसंद आया। पर उस दिन के बाद दद्दू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनको मारते मारते उन्हें चक्कर आ गया और वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गए। दद्दू बेचारे 60 साल से ज़्यादा के थे। जवानी में पहलवानी का बहुत शौक था, पर बुढ़ापे में हड्डियां दुबली हो गई थीं और मांस शरीर छोड़ने लगा था। उनको ज़मीन में पड़े ऐसे देखकर बब्बन हलवाई और मास्टरनी दोनों दौड़े चले आए। ये देखकर छोटू और ढोलू को भी कुछ समझ नहीं आया। उन्हें अंदर कमरे में ले जाया गया और तुरंत हल्कू हकीम को बुलाया गया। हल्कू हकीम को भी कुछ समझ नहीं आया कि दद्दू को हुआ क्या था। दद्दू हकीम से ज़्यादा जड़ी बूटियों के बारे में जानते थे, पर इस वक्त दद्दू खुद इस हालत में नहीं थे कि कुछ कहते। हकीम ने सबको यही सुझाव दिया कि उन्हें अब सिर्फ आराम करना चाहिए। आखिर उनकी उम्र जो हो चुकी थी। बब्बन पहलवान ने उनको रोज़ दूध पिलाने की जिम्मेदारी ले ली, पर अभी भी उन्हें काम करने से कैसे रोका जाए। ढोलू छोटू तो किसी काम के हैं नहीं, बल्कि वो तो ऐसे हैं कि दूसरों का काम बिगाड़ दें। पर दद्दू काम करते क्या थे? ढोलू ने छोटू से धीरे से पूछा कि दद्दू करते क्या है। इस पर छोटू, जिसे हर राज का पता होता है, कुछ कह नहीं पाया कि आखिर उनके दद्दू काम क्या करते हैं। ये बात किसी को पता नहीं थी। बस ये पता था कि वो रोज़ राजा के महल में जाते थे, पर वहाँ जाकर क्या करते थे इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। मास्टरनी जी ने सबको सुझाव दिया कि राजा जी तक ये खबर पहुँचानी चाहिए कि अब दद्दू उनके यहाँ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अब वो बूढ़े और बीमार हो गए हैं। बब्बन हलवाई का राजा के महल आना जाना लगा रहता था। राजा के महल में उसी के यहाँ से मिठाइयाँ जाती थीं। उसने कहा कि वो ये बात राजा को बता देगा और ढोलू और छोटू को भी अपने साथ ले जाएगा। अब से वो ही दद्दू की जगह काम करेंगे। वैसे भी उनका पढ़ाई में मन तो लगता नहीं था। इससे अच्छा होगा कि वो राजा के पास ही रहें। रात में जब दद्दू सो गए तो छोटू ने ढोलू से कहा कि राजा के महल में तो खूब सारी जलेबियाँ मिलेंगी, वो रोज़ पेट भर भर के जलेबियाँ खाएगा। पर इस बात से ढोलू को ज़रा भी खुशी नहीं थी। उसने छोटू को बताया कि राजा चोर बदमाशों को या तो जेल में भेज देते हैं या शेर के पिंजरे में डाल देते हैं और शेर की दावत हो जाती है। पर छोटू हर बात हल्के में लेता था।
उसने ढोलू से कहा कि वो शेर और राजा की चिंता ना करे, क्योंकि कोई भी उन्हें जलेबियां चोरी करने के बाद पकड़ नहीं पाएगा। दद्दू के सिवा आज तक उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अगली सुबह बब्बन हलवाई उनको राजा के पास ले गया। राजा का महल बहुत सुंदर था। महल में घुसते ही बहुत बड़ा बगीचा था और किनारे पानी का एक फुव्वारा लगा हुआ था। आसपास बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ एक ही लंबाई के कतार में लगे हुए थे। महल का दरवाज़ा सोने से बना हुआ था। इस बात ने छोटू और ढोलू को बहुत हैरान कर दिया। जब वो राजा के पास पहुँचे तो राजा आंखें बंद करे योगा कर रहे थे। वो धीरे धीरे सांस नाक से ले रहे थे और मुंह से झटके से छोड़ रहे थे। ये देखकर छोटू को बहुत हंसी आई। उसने कहा, ये देखो, राजा जी तो बैठे बैठे सो रहे हैं। बब्बन हलवाई, जो अपने साथ इमरती और लड्डू की थाली लाया था, छोटू की हंसी सुनकर उसे चुप कराते हुए उसके सर पर एक हाथ जमा दिया। छोटू ने गुस्से से नज़र घुमाई और उसकी थाली से एक लड्डू खा लिया और एक लड्डू ढोलू के मुंह में डाल दिया। ढोलू तब से मुंह खोले हुए राजा को और पूरे महल को ताड़ रहा था। उसके खुले मुंह में जैसे ही छोटू ने लड्डू डाला, उसे जोर से खांसी आ गई और फिर जोरदार छींक। ढोलू की छींक बहुत ही खतरनाक होती थी। उसकी छींक आने से पहले सब अपने कान बंद कर लेते थे। उसकी छींक किसी सुतली बम के पटाखे से कम नहीं थी। उसकी छींक से राजा का सिंहासन हिल गया और उनका ध्यान टूट गया और उन्होंने बब्बन के साथ दो एक ही तरह के दिखने वाले लड़कों को देखा। किसने मेरे ध्यान के समय इतनी जोर से छींकने की जरूरत की? राजा ने सख्त आवाज में कहा। इस मोटू हलवाई ने। छोटू ने ढोलू को बचाने के लिए बब्बन की तरफ इशारा कर दिया। बब्बन ने यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसने सच बताया कि छींका उसने नहीं बल्कि ढोलू ने था। ढोलू बस मुंह खोले खड़ा था। उसे डर था कि राजा जी कहीं उसको शेर के पास भेज न दें। राजा ने ढोलू और छोटू को देखा। उन्हें उनकी शक्ल देखकर कोई अंतर समझ नहीं आया, पर उन्होंने बहुत आराम लहजे में कहा, अगली बार रुमाल साथ लेकर आना। छींकते समय मुंह पर रुमाल या हाथ रखा करो, और हाँ, छींकने के बाद सॉरी बोला जाता है, समझे? ढोलू और छोटू दोनों ने हाँ में मुंडी हिला दी। राजा अभी भी समझ नहीं पाया कि छींका कौन था। उसने बात को जाने दिया और उसके आने का कारण पूछा। बब्बन ने बताया कि दद्दू अब से राजमहल में काम नहीं कर पाएंगे, उनकी जगह पर उनके पोते यहाँ काम करेंगे। राजा को दद्दू के लिए बड़ा बुरा लगा, पर उन्होंने कुछ सोचते हुए पूछा कि क्या उन्हें पता है कि उनके दद्दू क्या काम करते थे। दोनों ने एक साथ नाम में हिला दिया। राजा ने अपने एक सैनिक को बुलाया, उसके कान में धीरे से कुछ फुसफुसाया और ढोलू और छोटू को सैनिक के साथ जाने का हुक्म दिया। बब्बन हलवाई ढोलू, छोटू और मिठाई को वहीं छोड़ वहां से गांव की तरफ निकल गया। छोटू ढोलू को सैनिक शेर के पास ले गया। ये देखकर दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। छोटू गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो कुछ जलेबियाँ चुराने की बस सोच रहा था, लेकिन मैंने चुराई नहीं है। ढोलू भी बड़बड़ाए जा रहा था, मैंने बोला था छोटू, चोरी करना गंदी बात है, इससे अच्छा तो दद्दू की पिटाई थी। अब तो हो गया हमारा राम नाम सत्य। दोनों को यूं बड़बड़ाता देखकर सैनिक बोला, ए मूर्ख बालको, घबराने की क्या बात है? मैं तुम्हें शेर के पिंजरे के अंदर नहीं डाल रहा हूँ, बस तुम्हें शेर की देखभाल करनी है। हाँ, इसको सुबह शाम खाना देना है और हाँ, ज़रूरत पड़े तो नाच भी दिखाना है इसको। दोनों डर के मारे ऐसे कांप रहे थे जैसे बर्फ़ का गोला किसी ने उनकी निक्कर में डाल दिया हो। उन्होंने देखा शेर जेल के अंदर अंधेरे में बैठा हुआ था। सैनिक ने बताया कि कुछ दिनों से इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। दद्दू के सिवाय और कोई इसके पास नहीं जा सकता। दद्दू ने इसे बचपन से पाला है और इसकी देखभाल की है। दद्दू की जड़ी बूटियों की वजह से ही शेर की हालत कभी ख़राब नहीं हुई, पर अचानक से शेर बीमार रहने लगा। जब से दद्दू भी बीमार हो गए हैं। ढोलू और छोटू को समझ नहीं आया कि दद्दू ने शेर को ही क्यों पाला। कोई हाथी गाय पाल लेते, शेर पालने का विचार उनके मन में आया कैसे? और उन्हें ये बात बड़ी अजीब लगी कि अचानक शेर और दद्दू की तबीयत कैसे ख़राब हो गई। दोनों का दिमाग एक ही जैसा चलने लगा।
दोनों को लगा दाल में जरूर कुछ काला है। छोटू को अचानक कहीं से बहुत स्वादिष्ट भोजन की महक आने लगी। उसने ढोलू को वहीं रहने को बोला और महक का पीछा करते हुए रसोई घर जा पहुंचा, जहां पर एक भयानक शक्ल वाला आदमी खाना बनाने में अकेले लगा हुआ था और मन ही मन बड़बड़ाए जा रहा था। छोटू ने कान लगा कर सुना, ये दद्दू कद्दू खुद को समझता क्या है? शेर के लिए जड़ी बूटियां बनाकर राजा को खुश करेगा, उनका सबसे खास बन जाएगा, लेकिन मैं ऐसा होने कैसे दूंगा? उस शेर ने मेरा पूरा घर तबाह कर दिया और उसे मारने के बजाय उसकी देखभाल की जाती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आज शेर को मेरी इस खास दवाई से कोई नहीं बचा सकता। ये कहते हुए उस भयानक से दिखने वाले आदमी ने खाने में एक कांच की बोतल से 2-3 बूंद रंगीन दिखने वाला पानी गिरा दिया। ये देखकर छोटू को सारा कार्यक्रम समझ आ गया। उसने आकर ढोलू को सारी बात बताई। फिर दोनों ने मिलकर एक युक्ति बनाई। शाम को राजा शेर की हालत देखने पिंजरे के पास आए और वो ये भी देखना चाहते थे ढोलू और छोटू अपना काम कैसे कर रहे हैं। जब वो पास आए तो शेर को खाना देने के लिए उनका भयानक बावर्ची आया। महाराज, आज मैंने शेर के लिए खास गोश्त बनाया है। इसे खाकर उनकी तबीयत बहुत अच्छी हो जाएगी। पर महाराज, आज दद्दू महल नहीं आए। ये कहकर बावर्ची ने फिर बत्ती सी दिखाई। शाबाश बंसीलाल, ये खाना ढोलू और छोटू को दे दो। आज से खाना खिलाने की जिम्मेदारी इनकी है। महाराज, ये तो बच्चे हैं, इन्हें शेर ने अगर खा लिया तो? उसने भयानक शक्ल ढोलू और छोटू की तरफ बनाते हुए कहा, पर दोनों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राजा ने बोला कि पहले ढोलू और छोटू को सैनिकों के साथ भेजा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी शेर से दोस्ती कराने के ऊपर काम भी किया जाएगा। छोटू और ढोलू अब बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे। जैसे ही उन्हें अंदर जाने के लिए बोला, तभी छोटू ने अपने झोले से एक डिब्बा निकाला और उसे खोलकर बंसीलाल की ओर आगे बढ़ा दिया। ये देखकर सभी बड़े हैरान हुए, सिवाय ढोलू को छोड़कर। राजा ने छोटू से पूछा कि वो क्या करना चाहता है, वो कोई शरारत तो नहीं कर रहा। छोटू ने बड़े सलीके से कहा, नहीं महाराज, मैं तो बंसी काका के लिए खीर लेकर आया हूँ, जो हमारे दद्दू ने खुद बना कर भेजी है। वो सबका कितना ध्यान रखते हैं, इसके लिए उनको दद्दू की तरफ से खीर देखकर बंसीलाल के मुंह में पानी आ गया, पर वो समझ नहीं पाया कि अचानक दद्दू इतना मेहरबान कैसे हो गए। पर राजा सब उत्सुकता से उन सब की तरफ देख रहा था, तो उन्होंने खीर में से एक चम्मच खा ली। खीर बहुत स्वादिष्ट थी। उसने धीरे धीरे पूरी खीर चट कर दी। फिर डोलू ने बंसी काका को पीछे से पकड़ लिया और बोला, महाराज, आपके शेर और हमारे दद्दू की हालत खराब होने के पीछे यही आदमी है, बंसीलाल। ये सब देखकर राजा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बंसी काका ने धीरे धीरे सारा सच अपने मुंह से बोल दिया। हाँ महाराज, मैंने शेर के खाने में बीमार होने की दवाई डाली थी। और ये बात उस दद्दू को पता चलती उससे पहले ही मैंने उसको भी बीमार कर दिया। इस शेर ने मेरे पूरे घर को मार डाला था, फिर भी इसको आपने यहाँ पाल कर रख लिया, लेकिन मैं इसे मार दूंगा और अपना बदला लूंगा। लेकिन मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ? धीरे धीरे वो रोने लगा, क्योंकि हमने तुम्हारे खीर में दद्दू की सच बोलने वाली जड़ी बूटी, वो रसायन मिला दिया है बच्चू। छोटू ने उस्तादी से कहा। महाराज ये बंसीलाल की बात सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत सैनिकों से कहकर उसे कोठरी में बंद कराने का आदेश दिया। बंसीलाल बत्तीसी दिखाता हुआ कोठरी की तरफ ले जाया गया। छोटू और ढोलू को ये देखकर बड़ी खुशी हुई। महाराज ने दोनों को उनकी होशियारी, समझदारी के लिए उनकी बहुत ही तारीफ की और उनको इनाम देने के लिए उनसे उनकी मनचाही इच्छा पूछी। ढोलू के मुंह से आम का अचार और छोटू के मुंह से जलेबी एक अचानक निकला।
ये सुनकर राजा ने उन्हें खूब सारी जलेबियाँ और अचार के डिब्बों का मर्तबान इनाम में देकर घर की तरफ रवाना कर दिया। उन्होंने साथ में दद्दू के लिए खूब सारे फल भी दिए थे, जिससे वो जल्दी ठीक होकर वापस अपने काम में लग जाएं। राजमहल से ढोलू और छोटू को मिठाई और अचार के डिब्बे और फल लाता देखकर सभी लोग बड़े हैरान हुए। दोनों जुड़वा भाई, जो अभी तक शैतानियों के लिए जाने जाते थे, राजा से पुरस्कार लेकर लौट रहे थे। उन्होंने आकर दद्दू और बाकी सबको सारी बात बताई। दद्दू को तब समझ आया कि ढोलू उनकी सच बुलवाने वाली दवाई उनके कमरे से लेने क्यों आया था। उन्हें यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि बंसीलाल ने उनके और राजा के शेर के साथ ऐसा किया, पर उन्हें सबकी तरह ढोलू और छोटू की समझदारी पर बहुत खुशी हुई। मास्टरनी, बब्बन हलवाई, सब ने मिलकर उन दोनों की पहली बार बहुत तारीफ की। सब साथ में नाचने गाने लगे। तभी छोटू की नज़र अपनी जलेबियों पर पड़ी। वो जैसे ही जलेबी खाने जाने वाला था, तभी ढोलू के नाक में मक्खी चली गई और उसने ज़ोर से छींक दिया। उसकी छींक से सारी जलेबियाँ नीचे गिर गईं। ये देखकर छोटू को बहुत गुस्सा आया और वो दद्दू का डंडा लेकर छोटू के पीछे पूरे सनकपुर में दौड़ने लगा। ये नज़ारा देखकर पूरा सनकपुर खुशी से लोटपोट होने लगा। दद्दू ने भी उन्हें पहली बार एक दूसरे के साथ शैतानी करने के लिए छोड़ दिया।